बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 44 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। वो बहुत सुकून से राहिल को एग्ज़ाम के नंबर डायल करते हुए देख रही थी और जब इसने रिसीवर वापस क्रैडल पर रखा तो इसकी बेचैनी आया हो गई। क्या हुआ, एंगेज है? इसने कहा तो वो अपने आप से बोली, किससे बात कर रहे हैं अज़ाम भाई? अपनी गर्लफ्रेंड से। राहिल ने कहा तो चीख कर बोली, जी नहीं, वो ऐसे नहीं हैं। फिर कैसे हैं वो? एक तो इसे रिलैक्स करना चाह रहा था, दूसरे कुछ तंग करना भी मकसूद था। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। तो क्या अच्छे प्यारे लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती? बल्कि इनकी तो एक नहीं कई एक। बस तुमने इन्हें देखा नहीं ना, जब ही ऐसी बातें कर रहे हो। इसने चिढ़ कर कहा तो पूछने लगा, और जब देख लूँ तब कैसी बातें करूँगा? पता नहीं, तुम नंबर मिलाओ। वो उकता कर बोली तो इसने रिसीवर उठा लिया। फिर से देख कर पूछने लगा, तुम्हारी सास का नंबर ना मिलाऊं? क्यों? इनका क्यों? इनकी खैरियत भी मालूम कर लो। बल्कि ऐसा करता हूँ, मेरा मतलब है मैं ऐसा करूँगा कि मैं इनकी बहू को कहीं देखा है। फिर देखना कैसे? वो इश्तियार से बोलते हुए इसकी तेज़ नज़रों पर बुरा सा मुंह बनाकर फिर अज़ाम का नंबर डायल करने लगा। और पहले की तरह इसने खुद अज़ाम का पूछा तो इत्तफाक से दूसरी तरफ वही थे। लो, वही हैं। इसने फ़ौरन रिसीवर इसे थमा दिया। अज़ाम भाई, अस्सलामु अलैकुम। इस पर घबराहट तारी हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो? अज़ाम पहले की तरह बेकरार हुए थे, ना बेख्तियार। इसके बरक्स सीधा स्पाट अंदाज था जिससे वो बुझ सी गई थी। जी, आप कैसे हैं? तुम ऐसा करो, राबिया का मोबाइल नंबर लिखो और इससे बात कर लो। उन्होंने इसकी बात का जवाब दिए बगैर कहा। जी। इसने राहिल को पेन का इशारा किया तो इसने फ़ौरन जेब से पेन निकाल कर इसे थमा दिया। वो जल्दी जल्दी नंबर लिख कर पूछने लगी, आप नाराज़ हैं अज़ाम भाई? दूसरी तरफ उन्होंने फ़ोन रख दिया था। हेलो। वह हैरान हुई और राहिल को देखा तो इसने रिसीवर लेकर कान से लगाया। फिर से बोला, वो शायद नाराज़ हो गए हैं। वो खामोश रही तो पूछने लगा, और कहाँ करना है ये? इसने राबिया का नंबर इसके सामने रख दिया और ख़ुद को इससे बात करने के लिए तैयार करने लगी। इसे लग रहा था जैसा वो कुछ नहीं बोल सकेगी, क्योंकि अज़ाम की नाराज़गी के ख्याल से इसे आज़ादियों में धकेल दिया था। इसका दिल चाह रहा था किसी तरह गोशे में मुँह छुपाकर खूब रोए। राहिल मुसलसल नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन नज़रें इसी पर थीं। फिर रिसीवर नीचे रख कर इससे बोला, बेल तो जा रही है लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा। वो खामोश रही। सुनो, तुम कहीं रोने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? वो अभी भी कुछ नहीं बोली। देखो, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो पहले से बता दो ताकि तुम खामोश नहीं रह सकते। इसने चिढ़ कर कहा तो कंधे उचका कर बोला, रह सकता हूँ लेकिन फिर मुझे इल्ज़ाम ना देना। क्या मतलब? खामोशी में मेरा दिल मचलने लगता है और आंखें वो अफसाने सुनाने लगती हैं। जब जवाब में वो शरारत से बोला। वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी तो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई, जिससे वो एकदम घबरा कर बोली, नंबर मिलाओ ना, इधर कोई है ही नहीं। लगता है सब तुमसे नाराज़ हो गए हैं, सिवाय एक मैडम आफंदी के जो तुम्हारी तलाश में पागल हो रही हैं। वैसे उन्होंने 50 लाख का ऐलान करके अच्छा नहीं किया। सारी रात नींद नहीं आई। वो नंबर डायल करने के साथ साथ बोले जा रहा था। फिर रिसीवर रख कर इसे देखने लगा तो वो गहरी सांस के साथ बोली, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है और मैडम आफंदी से। इन पर मुझे रहम आता है। क्यों? पता नहीं। ये शायद इसलिए कि मैंने इन्हें ज़िंदगी के हर मामले में बहुत कामयाब देखा है। यहाँ भी वो कामयाब हो सकती हैं अगर जो अपनी सोच में थोड़ी लचक पैदा करती। बच्चे के साथ मुझे भी अपने घर में रहने देती तो फिर मैं वहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकती थी, है ना? इसने आखिर में इससे तायद चाहिए तो पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर कहने लगा, हूँ। इस तरह वो बहुत आसानी से तुमसे छुटकारा हासिल कर सकती थी। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी थी। 2-4 साल बाद तुम्हारी शादी कर देती तो तुम भी खुश, वो भी खुश। लेकिन ये बात इनके समझ में आ ही नहीं सकती थी क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना था। वो ज़रा भी संजीदा नहीं हो रहा था। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वो कहकर खुद ही राबिया का नंबर डायल करने लगी और चंद लम्हों बाद राबिया की आवाज़ आई थी, हेलो। हेलो राबिया, मैं फ़ायका। तुम कैसी हो? इस पर फिर घबराहट तारी हो गई थी। तुम्हारी हमाकतों ने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा। राबिया जैसे भरी बैठी थी, कहाँ दफान हो गई। पीछे सारी मुसीबतें हमारे लिए छोड़ गईं। तुम्हारी सास ने पहले अज़ाम को गिरफ्तार करवाया, फिर सोहनी को अगवा करा लिया। क्या कह रही हो? वो सारी तवानाइयाँ सर्फ करते हुए कुर्सी से उठ गई थी। यही सब हो रहा है यहाँ।
तुम आराम से जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। नहीं नहीं राबिया, मैं आ रही हूँ। मुझे बताओ सोनी कहाँ है? जहन्नुम में। राबिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। राबिया, राबिया मेरी बात सुनो। वो क्रेडिल पर हाथ मार कर चीखने लगी थी। राहिल ने इसके हाथ से रिसीवर लेकर रख दिया और आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ का दबाव डालकर बिठाया। टेबल पर सर रख कर फूट फूट कर रोते हुए बस वो यही कहे जा रही थी, सोनी मेरी बहन। राहिल से इसका बिलक बिलक कर रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब ही उठकर इसी कमरे से निकल आया, क्योंकि इसे चुप कराना और भी मुश्किल था। और ये नहीं था कि वो इसे इसके हाल पर छोड़ आया था, बल्कि चाहता था कि इसके दिल का गुबार धुल जाए, तब वो इसकी दिलजोई कर सकता था। अब इस हालत में तो वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी। पता नहीं क्या बात हुई है जो वो इस बुरी तरह रो रही है। वो लॉबी में टहलते हुए मुसलसल यही सोचे जा रहा था और बार बार दरवाजे पर रुक कर इसे देख भी लेता। जब इसके दम तोड़ने लगी, तब पानी का गिलास लेकर इसके पास आ बैठा और नरमी से पुकार कर बोला, फायका लो पानी पियो। वो बगैर किसी पसोपेश के टेबल से सर उठाकर सीधी हो बैठी और इसके हाथ से गिलास लेकर होठों से लगा लिया। फिर खाइफ नज़रों से इसे देखने लगी, जैसे उसके रोने पर सख्त सुस्त कहेगा। लेकिन इसके बरक्स वो इसकी सुर्ख आंखों से नजरें चुरा कर बस इस कदर बोला था, तुम बड़ी वादा खिलाफ हो। मैं कमज़ोर और बेबस औरत हूँ, रोने के अलावा और कर भी कह सकती हूँ। इसने चादर के पल्लू से आंखें और चेहरा साफ करते हुए कहा, तुमने खुद अपने आप को कमज़ोर और बेबस समझ लिया है, हालांकि ऐसा है नहीं। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। चाहो तो बेगम आफंदी को ब्लैकमेल करने का मज़ा चखा सकती हो। इसने कहा तो फ़ौरन बोली, नहीं, वो बहुत ख़तरनाक औरत है। मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं सोचूंगी और बस अब मुझे वापस जाना है। कहाँ? घर। वो टेबल के सतह पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए नज़रें भी इस पर जमाए बैठी थी। आफंदी हाउस? राहिल ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो कभी भी मेरा घर नहीं था। मैं भूल गई थी कि मैंने बेगम आफंदी के साथ माहिदा किया था और इस माहिदे की खिलाफ वर्जी करके मैंने बड़ी गलती की, जिसका खमियाजा मेरे घर वाले भुगत रहे हैं। वो दुख से बोलते हुए फिर रो पड़ी। क्या क्या किया है बेगम आफंदी ने? वो पूरी जान से मुतवज्जा हुआ था, जिसका मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे मालूम होता कि वो इतना गिर सकती हैं तो मैं कभी। इसकी आवाज़ आंसू में डूब गई तो मुस्तरिब हो गया। रो मत प्लीज़, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे वापस जाना है, आगे जो भी हो। मैं बस फ़ौरन जाऊंगी। वो यूं खड़ी हो गई जैसे अब कहीं नहीं रुकेगी और सारी मुसाफतें तय करती हुई फ़ौरन घर पहुंच जाएगी। आराम से, आराम से, यूं जज्बाती मत बनो। राहिल ने इसका हाथ खींचकर दोबारा बिठा दिया। फिर नरमी से पूछने लगा, मुझे बताओ अब क्या हुआ है? क्या गेम खेला है बेगम आफंदी ने? बहुत घनावनी हरकत की है उन्होंने। मेरी बहन, छोटी बहन, उन्होंने इसे किडनैप करवा लिया है। इसने सिसकियों के दरमियान रुक रुक कर बताया तो राहिल सचमुच चकरा गया था। माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी बहन बहुत मासूम है, वो मर जाएगी। तुम खुदा के लिए कुछ करो, मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। इसकी मिन्नत पर वो भी आजिज़ी से बोला था। हाँ, लेकिन तुम इस तरह मत करो, हिम्मत से काम लो, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। मैं अभी जाऊंगी। देर हो गई तो जाने मेरी बहन, कुछ नहीं होगा इसे। वो फ़ौरन बोल पड़ा, कैसे नहीं होगा? तुम नहीं जानते बेगम आफंदी को, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। इस फंदियार से मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरा मतलब है पहले तुम अपने अंदर हौसला पैदा करो। ये नहीं कि बच्चा इनके हवाले करके मिन्नतें करके खड़ी हो जाओ कि इसके बदले मेरी बहन वापस करो। बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होगी, समझी? वो बहुत मजबूत लहजे में इसे समझा रहा था, लेकिन इस पर कुछ असर नहीं हुआ। बेबसी से बोली, नहीं, मैं इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। फिर तुम यहीं बैठी रहो, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। इसने चिढ़ कर कहा तो तेज़ होकर बोली, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने अम्मी अब्बू के पास। मैडम आफंदी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। वाकई? इसने हैरत का इजहार किया तो वो जुज़बुज़ होकर कहने लगी, देखो राहिल, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं समझ सकूंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुंतशिर जहन के साथ कुछ मत सोचो। पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से बैठकर कोई ऐसी तदबीर सोचेंगे कि बच्चा भी तुम्हारे पास रहे और तुम्हारी बहन भी मिल जाए। इसने ज़ोर देकर कहा तो दुख से बोली, तब तक जाने क्या हो जाए। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो उठ खड़ा हुआ, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं पहले मैडम आफंदी से बात करूँगी। इसने कहकर रिसीवर उठा लिया तो फ़ौरन क्रेडिट पर हाथ रख कर पूछने लगा, क्या क्या बात करोगी इनसे? तुम मुझे क्या समझते हो, जाहिल गंवार? अब तक तो जैसे मैं हर बात हर काम तुमसे पूछ कर करती रही हूँ। बेगम आफंदी से मायदा, शहरी से शादी और घर भी मैंने तुम्हारे मशवरे से ही छोड़ा था। वो सुलग गई थी,
یہی تو تم نے غلطی کی، اگر اس وقت مجھ سے مشورہ کر لیتی تو۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اچھا ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ خود ہی اس کا ہاتھ جھٹک کر نمبر ڈائل کرنے لگی، اور جب دوسری طرف بیل جانے لگی تب اس نے گہری سانس کھینچ کر گویا خود کو بات کرنے کے لیے تیار کرنے کی صحیح کی۔ ہیلو، دوسری طرف ملازمہ تھی جس کی آواز پہچانتے ہی اس نے فوراً پوچھا، ماما کہاں ہیں؟ کون؟ چھوٹی بیوی؟ ملازمہ کی حیرت بھری آواز میں کچھ خوشی کا عنصر بھی شامل تھا۔ ہاں ماما گھر پر ہیں تو ان سے بات کراؤ۔ ہیں جی، گھر پر ہیں، میں بلاتی ہوں۔ ملازمہ غالباً فون رکھ کر بھاگی تھی، اور چند لمحوں بعد بیگم آفندی نے اسے دشتے حسرت میں دھکیل دیا تھا۔ فائقہ، میری بچی، میری جان، کہاں ہو تم؟ اپنی ماما کو چھوڑ کر کہاں چلی گئیں؟ جی، وہ بالکل بھول گئی کہ اسے کیا کہنا تھا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں، کیونکہ تم بہت سادہ، بہت معصوم ہو، دنیا کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ خدا نہ کرے جو تم پر کوئی آنچ آئے۔ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ بیگم آفندی کے لہجے میں حد درجہ حلاوت تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ الجھ گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ میرا کیا پوچھتی ہو بیٹا؟ بس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ تم بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ شہری کا بیٹا بالکل میرے شہری جیسا ہوگا نا؟ جی، وہ اس قدر کہہ سکی، حالانکہ پوچھنا چاہتی تھی کہ انہیں کس نے بتایا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام حسیات بیگم آفندی کے کنٹرول میں چلی گئی ہوں، اور اسے اس قدر مروب دیکھ کر ہی راحل نے جھنجھوڑ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ کر پٹخ دیا۔ کیا چیزی لگا رکھی ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس پر بگڑ گئی۔ ہاں، تم سے مجھ سے لڑ سکتی ہو، جہاں غصہ دکھانا چاہیے وہاں مسکین بنی ہوئی ہو۔ کیوں فون کیا تھا تم نے انہیں؟ صرف ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے؟ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ چڑ کر اس کی نقل اتار رہا تھا، پھر قدر رک کر کہنے لگا، تم بہت بزدل ہو، اور بزدل صرف اسی سے لڑتا ہے جو اس کا بہت اپنا ہو، ہے نا؟ چلو، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی تیاری؟ کیوں، مجھے جانا نہیں ہے کیا؟ بس کل تم مجھے کسی بھی ٹرین میں بٹھا دینا، اس نے تیز ہو کر کہا تو اٹھتے ہوئے بولا، تو تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، اچھی بات ہے، لیکن کل نہیں، میں کل ہی جاؤں گی، اور تم مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، وہ حتمی انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو اماں کی گود میں سر رکھے شدت سے روتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی، اماں میں گھر جاؤں گی، بس مجھے ابھی جانا ہے۔ کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ اماں نے عاجز ہو کر راحل کو ٹوکا تو چونکتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ بتاؤ نا بھائی، باجی کیوں رو رہی ہیں؟ الشبہ اس کے رونے سے خود بھی رونے والی ہو گئی تھی۔ سن نہیں رہی، گھر جانے کو کہہ رہی ہے، اس نے کہا تو اماں فوراً بولیں، تو نے کچھ کہا ہوگا نا، کہاں لے گیا تھا اسے؟ اس سے پوچھو، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا، اور دروازہ لاک کر کے کتنی دیر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، اور جب تھک کر بیٹھا تب بھی اس کے ذہن بری طرح چیخ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹیاں دبا کر اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ تب صوفے کی بیگ پر سر رکھ کر وہ خود سے بولنے لگا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے سامنے کوئی بہت ہمدرد مہربان دوست موجود ہو، جس کے اصرار پر وہ اپنی بپتا سنانے پر مجبور ہوا ہو۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، پھر بھی مجھے سب یاد ہے۔ اماں گھر چھوڑنے کے ساتھ ایک طرح میری پہچان بھی وہیں چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوف زدہ تھیں، اور ڈرا ہوا تو میں بھی تھا، لیکن پھر وقت نے میرے اندر سے سارے ڈر خوف دھو ڈالے، اور ان کی جگہ نفرت اور غصے نے لے لی، جبکہ اماں آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہیں، جب بھی مجھے روکتی ہیں، لیکن اب میں نہیں رکوں گا۔ میرا خیال تھا شہری کی جوان مرگی سے اس کی ماں کو یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ قدرت نے اس کے کیے کی سزا دی ہے، اور وہ آئندہ کے لیے تائب ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، وہ فرعون صرف عورت ہے۔ بجائے تائب ہونے کے اس نے پھر وہی کہانی دہرا ڈالی، کسی بھی طرح سے اس گھر کی عزت کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اسی پر بس نہیں، وہ تلملائی ہوئی عورت اگر اسے روکا نہ گیا تو جانے کتنی زندگیاں تباہ کر ڈالے گی۔ خدا نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اسے مزید مظالم سے روک سکوں، اگر میں نے کوتاہی کی تو سزاوار ٹھہروں گا۔ راحل، اماں نے اسے پکارنے کے ساتھ دروازہ بھی پیٹا، جس سے اس کا ذہن جنجنا گیا۔ راحل سو گیا کیا؟ اماں نے پھر چلا کر پوچھا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہے؟ ہیں، تجھے کیا ہوا؟ اماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ فائقہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ اس نے انسنی کر کے پوچھا۔ ہو گئی چپ، پر جانے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اماں نے بتایا تو پرسکون انداز میں بولا، ہاں چلیں گے، سب چلیں گے۔ سب کون؟ اماں نے فوراً پوچھا تو وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، آپ، الشبہ اور میں، ہم سب اسے چھوڑنے جائیں گے۔ میرا اور الشبہ کا نام مت لو، تو اکیلے ہی چھوڑ آنا، اماں کہہ کر جانے لگیں تو اس نے فوراً سامنے آ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو پھر میں بھی نہیں واپس نہیں آؤں گا۔ راحل، اماں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا، ایسی باتیں مت کیا کر، کلیجہ ہل جاتا ہے میرا۔
बहादुर बनो अम्मा, बहादुर। अब चलना है तो अपनी सोकन से थोड़ा जिगरा मस्तार ले लेना। वो जवान बेटा गंवा कर भी इसी शान से जी रही हैं। इसने अम्मा को कंधों से थाम कर कहा तो मजीद दहल गई। हाय, ये तू क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ, शहरयार मर गया अपनी बीमारी काट कर, और इसकी माँ का गरूर फिर भी नहीं टूटा। इसने बताया तो अम्मा बेख्तियार रो पड़ी। तुझे किसने बताया? सब खबर रखता हूँ मैं। और शहरयार आज नहीं मरा, 1 साल हो गया है। याद नहीं, मैं पिछले साल कराची गया था तो वकील से पता चला था। इसने मसालियतन अपना बेगम आफंदी से राब्ता जाहिर नहीं किया। और क्या बताया था वकील ने? अम्मा जाने क्या जानना चाहती थी। और क्या बताना, बस यही कहा कि मुझे वापस आ जाना चाहिए। इसने बताया तो अम्मा नफ़ी में सर हिलाने लगी। अम्मा, वो मेरे बाप का घर है और अब मैं अपने बाप के नाम के साथ जीना चाहता हूँ। तुमको और अलिशबा को घर बसाना है कि नहीं? ऐसे ही नहीं कोई अपनी लड़की दे देगा, और ना अलिशबा की डोली उठ सकती है जब तक हमारी अपनी पहचान नहीं होगी। क्या लिखवाओगी निकाहनामे में? किसकी औलाद हैं हम? इसने आजिज आकर कहा तो अम्मा चीख कर बोली, किसी ऐरे गैरे की औलाद नहीं हो तो बताओ दुनिया को, क्यों छुपाती फिर रही हो? नहीं छुपाऊंगी, वक्त आने पर सबको बता दूंगी। कौन से वक्त का इंतज़ार है तुमको? यही वक्त है अम्मा, यही वक्त। वो अम्मा के कंधे झंझोड़ रहा था। तब ही फायका आ गई, जिसे देखकर इसने अम्मा के कंधे छोड़ दिए और इससे कहने लगा, तुम थोड़े दिन सब्र करो, मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं अकेली जा सकती हूँ। इसने कहा तो तेज़ होकर बोला, जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। नाराज़ क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही हूँ, ख्वाह जहमत होगी तुम्हें और अम्मा को भी। वो खाइफ होकर बोली, कोई जहमत नहीं होगी, और अम्मा आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। वो इससे कहकर अम्मा से मुखातिब हुआ तो उन्होंने बहुत खामोश नज़रों से इसे देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं और इसी खामोशी से चली गई। क्या हुआ? फायका को अम्मा की खामोशी बुरी तरह महसूस हुई थी। कुछ नहीं। वो पलट कर वापस कमरे में आ गया तो वो भी पीछे चली आई। सुनो, तुम अम्मा के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? कैसी ज़बरदस्ती? इसने चौंक कर देखा। वो अगर कराची नहीं जाना चाहती तो? तुम्हें कैसे पता कि वो कराची नहीं जाना चाहती? इसने फ़ौरन पूछा। अभी इनकी खामोशी से मुझे ऐसा ही लगा। और हाँ, एक रोज़ अलिशबा कह रही थी कि वो अब कराची जाकर कॉलेज में एडमिशन लेगी, तब भी अम्मा बिगड़ गई थी। इसने बताया तो सर झटक कर बोला, वो सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि कहीं भी नहीं जाना चाहती। और यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जब वो जाना नहीं चाहती तो तुम क्यों इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? वो फिर इसी बात पर आ गई, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहता, और कर तो मैं ये भी नहीं सकता कि सिर्फ मैं जाकर तुम्हें छोड़ाऊँ। लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता। अम्मा साथ जाएंगी तो तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, समझी तुम? वो सहूलत से बात बना गया था। फिर कब चलना है? वो इसके आखिरी बात से नज़रें चुरा कर पूछने लगी। जल्दी चलेंगे इंशाल्लाह। इसने नरमी से इसे इत्मीनान दिलाया था।